नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी पूछा जाएगा प्रश्न है, यानी भविष्य में संभावित बनने वाले प्रश्न है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी अगर आप हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप अगर वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा जीएस पार्ट। तो ये हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे नहीं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये आपसे निवेदन करें, ये आपके फायदे के लिए करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ऑफिशियल पेपर का प्रश्न है, तो आपको ये मालूम चलेगा किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ईजी ही प्रश्न रहेगा, लेकिन उसका पूछने का जो तरीका रहेगा अलग रहता है। तो ये हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? एक कथन दिया गया और ये आपको बताना है कि यह प्रसिद्ध जो कथन दिया गया किसका कथन है। तो ये हम लोग कथन को पढ़ते हैं। लिख रहा है, यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन में बाहर निकल गया है, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे, इसलिए हम लोग रोते हैं। ऑप्शन इंग्लिश में लिख रहा है, इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स। एक किनका कथन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है। और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछेगा? पहला जो प्रश्न बनेगा, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के पहले व्यक्ति, भारत ही नहीं एशिया के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल प्राप्त करने वाले, रविंद्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, इसको याद करिएगा। और इनका क्या, जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, एक है राष्ट्रीय गीत होता है, तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, इसको नोट करिएगा। और राष्ट्रीय गान को किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? यानी पहली बार इसको कब गाया गया था? तो 1911 में। कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में। और जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता पूछेगा कि जो पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, उसका अध्यक्षता किसने किया? ये भी प्रश्न बनता है। और बनता नहीं, प्रश्न पूछा गया। जो भी हम आपको लिखाते सारा प्रश्न पूछा गया, क्योंकि हम लोग को विधाता नहीं बनना। आपका एक मेन मोटो है जॉब लेना, तो अगर आपका मेन मोटो जॉब लेना, तो हम भी उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं कि जो भी आपका एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न वो बन जाए, क्योंकि हम आपको विधाता नहीं बनाने आए। तो 1911 याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। और राष्ट्रीय गान कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रश्न हो गया। और अध्यक्षता कौन किए थे ये भी पूछेगा। तो एक है पंडित बिशन नारायण धर, नाम क्या? पंडित बिशन नारायण धर जी की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1911 में। याद रखिए, भारत के पहले व्यक्ति और एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो इसको याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत, देखिए दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं करिएगा। एक है राष्ट्रीय गीत, इसलिए हम दोनों के बारे में बता दे रहे हैं। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। और इसको कब गाया गया था पहली बार? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एक इनके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अनुवांशिक कोड जिसको बोलते हैं जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो यहाँ से आप दो तरीका से इसको आप बना सकते हैं। एक तो अनुवांशिक कोड, इसका कहने का मतलब है किससे संबंधित है? बायोलॉजी से। यानी किस क्षेत्र में दिया गया? बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया। और एक कब दिया गया था? 1968 में। तो अगर आपको डेट याद है 1968 में भारतीय वैसे कौन से वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वहां से भी आप इसको बना सकते हैं। तो सीधा डेट भी पूछ लेगा कि यानी कब दिया गया? तो 1968 में। नाम क्या? हरगोविंद खुराना। किस लिए दिया गया था? अनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए दिया गया था। कब दिया गया? 1968 में। किस क्षेत्र में दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। ये प्रश्न पूछा, विश्वेश्वरैया, मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया,
देखिए ये प्रश्न भी बनेगा, मोच मुन्ना विश्वेश्वरैया, इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस, इन्हें यानी इंजीनियर डे, जिसको बोलते हैं अभियंता दिवस मनाया जाता है। और एक कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय कौन सा? देखिए 14 सितंबर ये हो जाएगा राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है, हिंदी दिवस 14 सितंबर, और 15 सितंबर अभियंता दिवस, और 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस। और ओजोन संरक्षण दिवस क्या मनाया जाता है 16 सितंबर को? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न पूछेगा, ओजोन परत के संरक्षण से। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? पंडित विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये पहले इंजीनियर थे भारत के, इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, अभी आपको तुरंत बता, नोबेल पुरस्कार भारत के प्रथम और एशिया के भी प्रथम है। एशिया आप समझते हैं ना, महादेश जिसको बोलते हैं, एशिया के प्रथम व्यक्ति और भारत के भी प्रथम व्यक्ति किस क्षेत्र में दिया गया? लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया? 1913 में। 1930 में सीवी रमन को दिया गया था, किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1930 में। नेक्स्ट है 1968, जो अभी पूछा गया प्रश्न है, जो भी भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, तो आप इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 में। किस क्षेत्र में दिया गया? मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट है 1979, यानी 1979 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा, किस क्षेत्र में? पीस प्राइज यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, किस क्षेत्र में दिया गया? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। 1998 अमर्त्य सेन, इनसे रिलेटेड 2-3 बार प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में। यानी जो भी भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है वो सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया, यानी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया गया? 1967 में शुरू हुआ, लेकिन पहली बार कब दिया गया? 1969 में। ये भी आप याद रखिएगा, एक बार इसको डेट चेक कर लीजिएगा। पहली बार 1967 में शुरू हुआ, और पहली बार 1967 में, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने के लिए शुरुआत कब हुआ? 1967 में। पहली बार दिया कब गया? 1969 में। एक बार 1969 जो डेट है देख ले, ऐसे सही ही होगा। 1909 में किनको दिया गया? वेंकट रमन रामकृष्णन को, किस क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। नेक्स्ट है जो कैलाश सत्यार्थी 2014 में दिया गया था, किस क्षेत्र में? शांति का यानी शांति के क्षेत्र में दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से। नोट करिएगा, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है तो आपको नोट करना होगा। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, यहां पर लिखिएगा बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इन्हीं के साथ किनको नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? मलाला यूसुफजई को। कहाँ की है? तो पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तान के है मलाला यूसुफजई। कहाँ के? पाकिस्तान। इन्हीं के साथ दिया गया था, और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति बन गई, यानी बन गई कौन? तो मलाला यूसुफजई। कब दिया गया था? 2014 में। दोनों का आप याद रखिएगा। और उम्र कितना था? 17 वर्ष। ये भी आप याद रखिएगा जब मलाला यूसुफजई को दिया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है कि ग्रैंड मास्टर कौन है सबसे युवा। 2020 तो ये प्रश्न अभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा गया था। अभी क्या पूछेगा? अभी जो वर्तमान में है उनका नाम आपको बताना है। अभी वर्तमान में कौन है? तो अमेरिका के, वर्तमान में अमेरिका के। और एक है डी गुकेश,
ये भारत के सबसे कम उम्र के, डी गुकेश, आप याद रखिएगा, भारत के सबसे कम उम्र के। कोनेरू हम्पू, ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है कोनेरू हम्पू, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा, इसको भी नोट कर लीजिए, अभिमन्यु मिश्रा, सबसे कम उम्र के यानी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, कहाँ का है? यूएसए यानी अमेरिका। और पहला पूछेगा भारत के पहला यानी शतरंज के पहला ग्रैंड मास्टर, विश्व के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्व के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, इसको भी नोट करिएगा। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल पुरस्कार पहली बार दिया गया, विश्वनाथन आनंद को। दोनों से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। और एक माइंड मास्टर पुस्तक है, एक किनका पुस्तक है ये भी पूछेगा। ये तो बहुत पहले का फोटो है, तो आप इसको, यही है। नेक्स्ट है एफक्यूडीएन का पूर्ण रूप क्या है? एफक्यूडीएन का पूर्ण रूप क्या है? नाम क्या है? एफक्यूडीएन पूर्ण रूप क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो ये फुल फॉर्म है, तो फैक्ट प्रश्न है। जैसे में अगर आप मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, तो फैक्ट प्रश्न, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छिपा हुआ कि 2020 में डेट ऑफ बर्थ है यानी 2020 में उसका जन्म हुआ तो 2020 में जन्म हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैक्ट प्रश्न इसको बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ये जो होता है फुल फॉर्म, उसको आप लगा लीजिएगा। एक बार भी अगर आपके माइंड से गुजर जाता है तो आप कहीं भी देखिएगा तो इसको आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिकी प्लेट, जिसको मजूर टिक्टोनिक प्लेट का उदाहरण? बृहद यानी सबसे बड़ा, बृहद यानी निम्नलिखित में से कौन सा बृहद? लिख रहा है कोकोस प्लेट, अरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नजाका प्लेट। तो सबसे पहले प्लेट को देखिए कि प्लेट सबसे बड़ा कौन। देखिए ये जो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, देखिए यहाँ से, तो क्या निम्नलिखित में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक यहाँ से प्रश्न पूछेगा, जो भारत है किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का। ये जो भारत है किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट और जब यूरोपियन प्लेट जब टकराया तो किसका निर्माण हुआ? भारतीय प्लेट जो यहाँ पे बना है, भारत का जो स्थिति जब टकराया था, कौन सा प्लेट? अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट। प्रश्न सीधा पूछा, भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। ये प्रश्न पूछता तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जब आप टिक्टोनिक थ्योरी पढ़िएगा, प्लेट टिक्टोनिक थ्योरी, तो आप उसमें पूरा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है AICC, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। जब तक अगर आप छोटा डेट याद नहीं रखते हैं तो इस प्रश्न को आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बड़ा डेट सभी सेम दिया गया, तो आप छोटा डेट से ही आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया? ये भी फैक्ट प्रश्न है, 12 शहर। प्रश्न को फिर से पढ़िए। राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया? कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया था? 12। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? प्रश्न पूछ रहा है जो जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट आधिकारिक नाम क्या है? ECM स्क्रिप्ट। ये भी फैक्ट प्रश्न है, तो ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। जो फैक्ट प्रश्न है उसमें आपको रट्टा मारना है, याद करना। आप जैसे ही याद करिए आपको याद करना पड़ेगा। जहां समझाने वाला प्रश्न रहेगा वहां आपको समझा देंगे। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर का निर्माण डॉट ने कराया था, यानी डॉट कहने के बाद यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया, ये आपको भरना कि लिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया था। और ये स्थित कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये स्थित कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको नोट कर लीजिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में, उड़ीसा में, इसको नोट कर लीजिएगा। नाम क्या? सोमवंशी राजा
याति केसरी ने इसका निर्माण कराया। सीधा प्रश्न पूछेगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और एक और प्रश्न पूछेगा उड़ीसा से, सूर्य मंदिर स्थित कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा में। इसको बनाया किसने? गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। स्थित कहाँ? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। सारा प्रश्न पूछेगा, स्थिति भी पूछेगा, किसने बनाया, किस वंश के राजा बनाया। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डॉट का एक उदाहरण, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल, शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म पूछेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उदाहरण है। तो एक कैसा उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछेगा, देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न क्या पूछेगा औद्योगिक से रिलेटेड। एक तो प्रश्न पूछेगा कौन सा महारत्न कंपनी है, ये आपको बहुत बार कराया गया और हम आपको फिर से रिपीट करेंगे कुछ दिन बाद। तो महारत्न कंपनी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी है। यह भी प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। एक ये प्रश्न पूछेगा। दूसरा जो प्रश्न पूछेगा, रौरकिला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया, कहाँ स्थित है? तो रौरकिला उड़ीसा में स्थित है। किसके सहयोग से बनाया गया, ये प्रश्न पूछेगा। तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था रौरकिला। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। एक किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। रूस के सहयोग से 2 इस्पात संयंत्र बनाया गया था। एक तो हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, और एक हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। और ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का निर्माण कराया गया था? पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चावल के अंकुर में बैकेन, जिसको बोलते हैं फूलिश सीडलिंग, किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? नाम का है जिबरेला जैसे बीमारी होता है। तो मैं बता दें ना किसके कारण से होता है? जीवाणु कारण से होता है, विषाणु कारण से होता है, प्रोटोजोआ, उसमें भी नाम पूछ लेता है कि किस जीवाणु के कारण से होता है। उसी तरह से भी प्रश्न पूछ रहा है कि चावल के अंकुर में बैकेन किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? नाम क्या है? जिबरेला फुजीकुरोई। तो इसको आप याद रखेगा। देखिए आप ज्यादा इसको टेंशन नहीं लीजिए, आपको सिर्फ उतना ही कवर करना है जो 80%। 40% इजी प्रश्न पूछता है जो सभी कर लेगा, 40% मॉडरेट पूछता है, और तो कितना होगी टोटल 80। और 20% मतलब जो 20% जो प्रश्न पूछेगा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न पूछता है। तो 20% में आपको ज्यादा कवर नहीं करना। 80% वाला अगर आपको कवर कर लेते हैं, मतलब 80% अगर आपका कवर हो जाता है तो यहाँ से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 75 से यानी 70 से 80% के अंदर सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही आपको कवर करना रहता है। इसलिए आप जो 20% वाला 20% के चक्कर में आप 80% को गवा देते हैं। क्योंकि 20% ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, आप लाख उपाय कर लीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको 20% वाला में नहीं जाना, इसलिए आपको ज़्यादा उस पर लोड नहीं देना। वैसा 1-2 ही प्रश्न रहता। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो कांग्रेस अधिवेशन में, तो किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, ये प्रश्न बनेगा। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। नाम क्या? रेहाना तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसको सबसे देखने से पहले यहां देखिए रोडियम क्या प्रश्न पूछा। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए यही है रोडियम। परमाणु संख्या 45 होता है। परमाणु संख्या मालूम है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो केमिस्ट्री का 20% कवर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं संयोजकता, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कंप्लीट आपको पढ़ाकर वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहां से जाकर आप देख लीजिए। एक केमिस्ट्री का 20% कवर करते हैं, यानी केमिस्ट्री इसी पे आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो आप इसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। हम ये बता दे रहे हैं आपको, परमाणु संख्या अगर आपको याद है तो आप इसको कर लीजिएगा। 45 होता है, तो अगर परमाणु संख्या याद है 45 होता है, तो इसमें जोड़िए ऊपर कि किसको जोड़ने से 45 आएगा। तो जब आप इसको पूरा का जोड़िएगा तो कितना का 45, देखिए 2 और 2 4 6 10, 10 और कितना हो गया, और 10 और यहाँ 10 20 हो गया, और इसको 4 और 6 हो गया 30, और 30 और इसको जब आप टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 6 14 15, 30 और 15 45, यानी 45 परमाणु संख्या पूरा कर दे रहते हैं। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको जोड़िएगा नहीं होगा, इसको भी जोड़िएगा नहीं होगा, इसको भी जोड़िएगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये प्रश्न बनेगा। और यहां से प्रश्न क्या पूछेगा, वर्ग ए को आपको वर्ग और आवर्त मालूम है ना, नहीं अगर मालूम तब जाके वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ग ए को क्या बोलते हैं, एक होता है क्षारीय मृद धातु, एक है क्षारीय धातु। तो जब एक लिखेगा और दो लिखेगा तो ये वर्ग ए है और ये वर्ग दो है। तो वर्ग ए को बोलते हैं क्षारीय धातु, और वर्ग सेकेंड को क्या बोलते हैं, यानी वर्ग दूसरा वर्ग को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृद धातु। तो एक है जो दो से छोटा है, तो जब लिखेगा क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, तो क्षारीय मृदा धातु से छोटा लिखागा क्षारीय धातु, यानी वर्ग 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु और वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु है, वर्ग 1 को क्या बोलते हैं, वर्ग 2 को क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पूछेगा। इसको बोलते हैं अकीरिय गैस, नोबेल गैस, आदर्श गैस, ये प्रश्न पूछेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ये सारा प्रश्न पूछेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। 17 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं, सीधा प्रश्न पूछेगा कि हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, तो 17 नंबर वर्ग को हाइड्रोजन बोलते हैं। 18 नंबर वर्ग को अकीरिय गैस बोलते हैं, नोबेल गैस, आदर्श गैस, जो भी बोल लीजिए, सभी सारा नाम इसी का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। तो ये याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रहना चाहिए। देख लीजिए जाकर एक और आप वीडियो, वहां से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के सी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। देखिए मौलिक अधिकार में देखिएगा तो अनुच्छेद 21 के, और इसको जोड़ा कब किया गया था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब जोड़ा गया था तो 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन जो शिक्षा का जो अधिकार जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, मौलिक कर्तव्य में भी जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था शिक्षा, और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार में 21 के ए में है, और मौलिक कर्तव्य में किसमें, 51 के ए, भाग देखिएगा 4 के, और अनुच्छेद देखिएगा 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य वहां है। तब वहां जाकर देख सकते हैं, संविधान पढ़िएगा। जब हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे तो अब आपको सारा क्लियर मतलब हो जाएगा, यानी सारा कवर किया जाएगा। क्योंकि यहाँ हम लोग एनालिसिस करते थे, यहाँ ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। संघ का नाम और क्षेत्र, अनुच्छेद 1 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ जो आपको याद रहना चाहिए। पंचायती व्यवस्था किस अनुसूची में है, पंचायती व्यवस्था अनुसूची 11 में, और अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका। पंचायती अनुसूची 11, पंचायती व्यवस्था अनुसूची 11, नगर पालिका अनुसूची 12। पंचायती व्यवस्था में कितने विषय हैं, 29, और 29 देखिए 11 जब अगर आप लिखिएगा, अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती व्यवस्था, तो 11 जब लिखिएगा तो 29 विषय है और एक है 18 विषय। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। यानी कहने का मतलब पंचायती व्यवस्था किस अनुसूची में, 11 अनुसूची में, उसमें विषय कितने हैं, 29, और नगर पालिका में कितने हैं, 18। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्पाइस जेट ने हाल ही में भारत की सर्वप्रथम बायोजेट फ्यूल फ्लाइट का संचालन किया। उसका ईंधन निम्न में से किस संस्थान ने तैयार किया था।
एक क्या करेंट का प्रश्न है तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो करेंट का प्रश्न ज़्यादा दिन तक नहीं पूछता है, जो भी पूछेगा वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल, 1.5 साल, ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा तो 1.5 साल। इसको आप याद रखिएगा। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने CRISPR, ये भी प्रश्न है क्या, करेंट का प्रश्न है, ये भी प्रश्न पे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अगला प्रश्न चलते हैं, लेकिन आंसर देख लीजिए क्या है इसका आंसर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने CRISPR देर लिख रहा तकनीक का प्रयोग करके पहली बार केले के जीनोम को संशोधित किया, पहली बार है तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? नाम क्या है? एंडोसल्फान। ऐसा प्रश्न बीपीएससी यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा, एंडोसल्फान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी, भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? मिलीचिंग। मिलीचिंग होता है कि सबसे पहले आप इमेज को देखिए, इमेज आप देख लिए होंगे, देखिए यही है इमेज। तो मिट्टी पे क्या जो पन्नी रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक, पतली जो पन्नी रहता है उसको हम लोग मिट्टी पे क्या करते हैं, ढक देते हैं, और जहां भी बीज का पौधा लगाते हैं वहां क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। देखिए यहां से निकला है ये पौधा, अब देख रहे हैं, तो क्या करते हैं वहां पे छेद कर दो, वहां से क्या होता है, पौधा निकलता है। इससे देखिए क्या होगा, इससे फायदा भी है बहुत ज्यादा है, जैसे बारिश होगा तो इससे जो मिट्टी है क्या होगा, धुलेगा नहीं, यानी इससे हम लोग बचाव करते हैं मिट्टी का भी, और पेड़ भी मतलब ज्यादा संरक्षित रहता है। तो ये इसी को हम बोलते हैं मिलीचिंग। नाम क्या था, यहाँ प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी या भूमि को ढकने की प्रक्रिया मिलीचिंग? इसको आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं मिलीचिंग। मिलीचिंग का मतलब होता है जो मिट्टी है उसमें पन्नी ढककर, मतलब जहां भी पौधा है उसको हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, छेद कर देंगे, तो वहां से पौधा निकल जाएगा और मिट्टी का भी बचाव हो जाएगा। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? नाम क्या है? GSAT 11। आप इसको याद रखिएगा। इसको लॉन्च कर दिया गया था 2018 में। कहां से किया गया था? गिवाना स्पेस सेंटर से इसको किया गया था, और इसको बनाया कौन था? इसरो। तो आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। नाम क्या है? एप्पल, खाने वाला एप्पल नहीं, एप्पल संचार उपग्रह का नाम है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया, कहां से प्रक्षेपित किया गया, ये आपको बताना है किस कहां, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया समाप्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल में जाकर स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप शेयर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो, अन्यथा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।